नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नाथ पे। आज एक बार फिर से यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की जो है एक प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मैं लेके आपके सामने उपस्थित हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और जान लीजिए असफल वही बच्चे होते हैं, वही कैंडिडेट्स होते हैं जो इस चीज का इंतजार किया करते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड आएगा फिर पढ़ाई शुरू करेगी। और आज ही मैं आपको बता दूं, जून के लास्ट तक, बिल्कुल जून के लास्ट तक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो रद्द पेपर है, जो री एग्जाम होना है, वो आपका पेपर कंडक्ट करवा लेंगे। आज 15 अप्रैल है और ये जान लीजिए कि आपको अब केवल पढ़ना ही नहीं है, हाथ पैर धो करके पीछे पड़ जाना है अपनी पढ़ाई के लिए। और नहीं करेंगे तो फिर जो एक ख्वाब आपने सजाए हैं, जो आपके पेरेंट्स ने सजाए हैं, वो अधूरे रह जाएंगे। और कौन कैंडिडेट्स चाहता है कि हमारे जो ख्वाब हैं, जो हमने कहीं ड्रीम देखे हैं, जो मेरे पेरेंट्स ने देखे हैं, जो समाज ने देखे हैं, वो ड्रीम अधूरे रह जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि हम सफल हों तो आपको मेहनत करना होगा। चलिए देख लेते हैं आज जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए हिंदी से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट में लेके आया हूं। और अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, ये ऐसे प्रश्न भी इसमें कुछ हैं कि जो आपके कहीं ना कहीं किसी न एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो जब पूछे जा चुके हैं तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं, आज का मेरा पहला प्रश्न है, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द होता है? पक्षी आपका होता है, अंडाणु होता है, अंडज होता है या अंत्यज होता है? देखिए प्रश्न को पहले पढ़िए। प्रश्न क्या है? इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है उसके लिए एक शब्द कौन सा कहलाता है? पक्षी कहलाता है, अंडाणु कहलाता है, अंडज कहलाता है या आपका अंत्यज कहलाता है? तो इसका जो राइट विकल्प होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल अंडज कहलाता है। क्योंकि जिसका जन्म वर्ण से हुआ होता है उसे अंत्यज बोलते हैं। जिसका जन्म वर्ण से हुआ हो उसे हम अंत्यज बोलते हैं, लेकिन जिसका जन्म अंडे से होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे दोस्तों अंडज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडज बोलते हैं। और जिसका जन्म, देखिए यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, जिसका जन्म किससे हो? जिसका जन्म जो है वर्ण से हुआ हो, वर्ण से हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम दोस्तों बोलते हैं अंत्यज। जबकि जिसका जन्म अंडे से होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं अंडज। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। आपको बताना है, जो दिया गया ऑप्शंस हैं इनमें से अमृत का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। देखिए इसी टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम पेपर में कहीं ना कहीं कंफ्यूज करते हैं। अब हर लड़का क्या देखेगा, अमृत का क्या होता है, फट से उसको लिख दिया। लेकिन प्रश्न क्या है भैया, पहले पढ़िए। प्रश्न क्या है? अनेकार्थक शब्द नहीं पूछा गया है। इसका मतलब 3 ऑप्शन आपको ऐसे दिए गए होंगे जो क्या है, जो कहीं ना कहीं सही है। एक ऐसा है जो अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अब वो कौन सा नहीं है तो पढ़ लेते हैं। स्वर्ण नहीं है, पारा नहीं है, दूध नहीं है या मोती नहीं है। तो आप ये जान लीजिए कि यहां पे ऑप्शन डी जो है, बिल्कुल ऑप्शन डी जो मोती है, ये आपका अनेकार्थक शब्द अमृत का नहीं है। जबकि स्वर्ण, पारा, दूध, अन्न ये सभी क्या है? ठीक है, ये जल आपका अनेकार्थक शब्द है अमृत का। लेकिन मोती शब्द जो है, मोती शब्द जो है ये आपका अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो यहां पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अमृतलाल नागर के उपन्यास। देखिए एक उपन्यास है जो कि किसका लिखा हुआ है? अमृतलाल नागर का। कौन सा है? मानस के हंस। शायद आपने पढ़ा भी होगा। तो अमृतलाल नागर का जो उपन्यास है मानस के हंस की कथा वस्तु क्या है? कथा वस्तु का मतलब यह है कि भाई किस टॉपिक पे जो है ये उपन्यास लिखा गया है, किस चीज पे चर्चा पर चर्चा की गई है। आखिर कोई तो केंद्र जो है एक बिंदु होता है ना, किसी टॉपिक पे उसको लिखा गया होगा। तो किस टॉपिक पे लिखा गया है? क्या बुंदेलखंड का जो सांस्कृतिक जीवन है उस पर लिखा गया है, या हसमुख बुद्धकालीन जो भारत रहा है उस पर उन्होंने लिखा है, या लोरी चंदा की लोक कथा का वर्णन उस उपन्यास में किया गया है, या तुलसीदास का मानसिक विकास अमृतलाल नागर जी ने अपने उपन्यास मानस के हंस में दिखाने का प्रयास किया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे तुलसीदास का जो मानसिक विकास है यही वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यास कौन सा मानस के हंस में
तुलसीदास जी का, जो कि रामचरितमानस के क्या है, रचनाकार भी हैं, और इन जो है तुलसीदास जी के जीवन पर बहुत ही अच्छे से प्रकाश डालने का प्रयास किया है। किसने? हमारे अमृतलाल नागर जी ने। और तुलसीदास के जीवन को ही आधार बना करके जो मानस के हंस जो ये उपन्यास है उसको लिखा गया है। इस उपन्यास में तुलसीदास जी के एक सहज मानव के रूप में तुलसीदास जी को दिखाया गया है। वैसे तो तुलसीदास जी हर घर घर में व्याप्त है, क्योंकि रामचरितमानस लगभग हर एक घरों में ये ऐसा धर्म ग्रंथ है जो उपस्थित है। लेकिन जो मानस की हंस उपन्यास में अमृतलाल नागर जी ने तुलसीदास का एक सादा जीवन, एक सहज मानव जीवन के रूप में उनको दिखाने का प्रयास किया है। तो चलिए यहां पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा मैया। बिल्कुल, गंगा मैया के उपन्यास के लेखक कौन है? गंगा मैया एक उपन्यास का नाम है और उसके लेखक का नाम आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। नागार्जुन ने लिखा है, भैरव प्रसाद गुप्त ने लिखा है, राही मासूम राजा ने लिखा है, या अब्दुल बिस्मिल्ला ने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बिल्कुल, भैरव प्रसाद गुप्त जी ने लिखा है इसको। किसने लिखा है? भैरव प्रसाद गुप्त जी ने गंगा मैया नामक उपन्यास लिखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द आपको चुनना है। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी हो। क्या भैया यहाँ पे क्या भर दिया जाए? मिट्टी भरा जाए, बालू भरा जाए, या सूरत भर दिया जाए, या दिमाग भर दिया जाए? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा मिट्टी। बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी हो। तो मिट्टी खराब करने का मतलब समझते हैं? चलिए, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में तुरंत आप कमेंट कर सकते हैं। और देखिए, कमेंट से ये नहीं है कि आप कमेंट कर देंगे तो मेरा लाभ होता है। कमेंट का कोई लाभ नहीं होता है दोस्तों। हाँ, ये जरूर है, आप अपनी परख कर पाते हैं, आप किस पानी पे हैं, आप किस लेवल पे हैं, आपकी तैयारी कितने तक है, ये आप जांच सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट के सहायता से। जब आप कमेंट करते हो, आप जितने भी प्रश्नों की सीरीज में लेके आया करूं, कोशिश किया करिए कि हर एक प्रश्नों का जवाब दिया जाए। जब आप जवाब देते हैं, लास्ट में आप चेक करिए कि कितने प्रश्नों का उत्तर आप सही दे पाए। तो इससे आपकी जांच होती है, आप खुद को परख पाते हो। और अगर आपको होना है सफल तो फॉलो करना होगा एग्जामनाथ को। बिल्कुल, तो चलिए जो इसका क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है कि मिट्टी खराब करना, मिट्टी खराब करने का जो ये मुहावरा है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दुर्दशा करना। तो आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की क्या कर रखी है? बिल्कुल, जब से ये ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म आया है, देखिए किसी भी चीज को अगर हम उपयोग करते हैं उसका कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन है, उसकी उपयोगिता है, लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग, मेरा तो एक ही मानना है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। आप देसी घी भी ज्यादा खा लोगे, हजम नहीं होगा। तो आप एक्सेस मत करिए। आप इंस्टा चलाइए, ठीक है, ऐसे अगर आप इंटरटेन उसको करते 10 मिनट चला लीजिए, लेकिन एक नौजवान आजकल का क्या है, उसको देख करके ऐसे ऐसे रील्स दिखाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं फूहड़ता की एक पराकाष्ठा है वो। और जो बुजुर्गों का एक सम्मान होना चाहिए वो धीरे धीरे हमारे समाज से बाहर होता जा रहा है। मतलब मिट्टी खराब कर दी है, दुर्दशा बना के रख दिए हैं वो पेरेंट्स, वो माँ बाप जो हल्की सी चोट खाने पे हमारे साथ दिन रात खड़े रहते थे। हमें क्या करते थे, हमें सूखे में सुला करके एक माँ क्या करती है, खुद गीले में सो जाएगी। जब आंख खुली अम्मा की गोदी का ही एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल सा प्यारा था। और जब आंख खुली अम्मा की गोदी का एक सहारा। लेकिन आज क्या होता है, जब बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया, जिस दिल में केवल मां की मूरत थी वो रामकली को दे आया। तो देखिए, आप जो है क्या करते हैं, रामकली को दिल मत दीजिए, क्योंकि ये सभी दिल तोड़ेंगे, ये सभी दिल तोड़ेंगे। सिर्फ माँ बाप ही हैं जो आप सफल होंगे तब भी आपके साथ खड़े हैं, असफल होंगे फिर भी आपके साथ खड़े हैं। इस चीज को आप भूल जाइए। आप सफल हो जाएंगे, आपके पास 16,000 दासियां आ जाएंगी, गोपियां रहेंगी, लेकिन अगर आप असफल हुए तो एक के लिए तरसेंगे। ये जो बाबू सोना है ना, चिंटकी पिंकी है ना, ये कोई काम नहीं आने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए इस चीज को। आज समय है, तैयारी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चैन की बंसी बजाना। देखिए, चैन की बंसी माँ बाप के साथ बजाना चाहिए, लल्लू जप्पो के साथ में नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ नहीं, ऑक्सीजन समझ रहे हैं ना, अरे जिसको आप सोना बाबू बोलते हैं उसको ऑक्सीजन भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना, या
प्रतीक्षा करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सुख से रहना। भैया जो है सुख से रहना। तो अगर आप सुख से रहना चाहते हैं ना तो क्या करना होगा भैया, मेहनत कर लो। आप आज अगर सफल हो गए तो हर आदमी आपके साथ खड़ा होगा। जिसके साथ आप आज एक सेल्फी लेना चाहते हैं वो आपसे अगर मिलने के लिए ना जो है 4 बार सोर्स इधर उधर से लगाए तो आप कहिएगा, बट आपको सफल होना होगा। सफलता से पहले आपका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, आप कुछ नहीं है। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे आपको आपकी ही कीमत पता चल जाएगी कि आप कितने ज्यादा कीमती थे। लेकिन जब तक आप असफल हैं अपने आप को 6 महीने के लिए 3 महीने के लिए कैद कर लीजिए। समझ लीजिए जेल हो गई, मुझे बाहर नहीं निकलना है, मुझे दुनियादारी से नहीं मतलब है। भूल जाइए कि दिन दुनिया ही है और थोड़े दिन मेहनत कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग भूल गए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अरे नहीं भैया, क्वेश्चन है। सब्सक्राइब तो आप लोग करवाई करेंगे, अगर आप पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे, क्योंकि गुरुजी को गुरुदक्षिणा कुछ नहीं चाहिए। बस क्या कर दिया करिए, सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट कर दिया करिए, जिससे कहीं ना कहीं वो टॉनिक का काम करता है। रिवाइटल की गोली खाने से अच्छा आप एक लाइक करते जब हो। जब एक लाइक आपका होता है तो क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है भाई। तो लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन से हैं। ये एक रचना है और इस रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया? कवि को दिया गया। किस कवि को दिया गया? यही तो भैया प्रश्न है आपसे। गिरजा कुमार माथुर, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण या त्रिलोचन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है रघुवीर सहाय। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है आपका वो सही होगा। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार रघुवीर सहाय को दिया गया। भैया कब दिया गया? तो ये जान लीजिए 1984 में दिया गया। कब दिया गया है? 1984 में जो है लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार रघुवीर सहाय को 1984 में दिया गया। याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहना चाहिए। याद नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, क्या करिए, शंख पुष्पी एक सिरप आता है उसको पीजिए भाई। सुबह उठ करके थोड़ा सा आयाम व्यायाम अनुलोम विलोम बाबा रामदेव जी करवाते हैं, कभी कभी कर लिया करिए, जिससे आपको याद होने में थोड़ी सहजता रहे। चलिए बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्न आ गया है कि अनुच्छेद वाला है, जिसमें आपको पैराग्राफ पढ़ करके क्या करना है, पैराग्राफ पढ़ करके नीचे कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूं, बहुत तेजी के साथ पढ़ता हूं। निबंध कविता कहानी की तरह रचनाकार साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखकों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में, मैं थोड़ा सा साइड हो गया हूं कि आपको पूरे तरीके से पढ़ने में मदद मिले। तो निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में भी धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती है। उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंध के ठीक उल्टे हैं। उसमें व्यक्तित्व या व्यक्तित्वता का गुण नहीं है। बिल्कुल आजकल का जो है बिल्कुल उल्टा होता जा रहा है। जो उसमें व्यक्तित्व और जो एक पर्सनालिटी होनी चाहिए उन चीजों का विकास दोस्तों नहीं हो पा रहा है। देखिए थोड़ा और है, हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। किससे होता है? तो भारतेंदु और उनके सहयोगियों से, जो भारतेंदु युग से ही निबंध लेखन की शुरुआत होती है। निबंध ही नहीं गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु युग से होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल है। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियां दिखाई पड़ती हैं। सामायिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है। भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतेंदु युग का इतिहास इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। चलिए अब पढ़ लेते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न देखिए, इससे संबंधित क्या है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। आपको बताना है प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। हिंदी साहित्य होगा, गद्य की विधाएं होगा, निबंध क्या है या रचनात्मक साहित्य। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह होगा निबंध क्या। इसका हम टाइटल क्या बना सकते हैं, निबंध क्या, जो हमने अभी तक पढ़ा। तो टोटल किस पे चर्चा पर चर्चा हुई, निबंध पे ही तो हुई है कि निबंध कहां से शुरू हुआ। निबंध में आजकल क्या हो गया है भाई, भारतेंदु युग से शुरू हुआ, भारतेंदु और भारतेंदु के सहयोगियों से द्वारा शुरू हुआ। तो टोटल जो इस पूरे पैराग्राफ में इस टोटल गद्यांश पे जो चर्चा हुई है वो किस पर हुई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों निबंध पे हुई है। और जब निबंध पे हुई है तो क्या होगा, निबंध क्या है इसका
टाइटल भी हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ। भैया कब से हुआ देख लेते हैं। भक्ति काल से, निवेदी युग से, भारतेंदु युग से या छायावाद से। अभी देखिए हमने पढ़ा था कहां से हुआ है भैया, जो है ये भारतेंदु युग से हुआ है। कहां से हुआ है ये देखिए, आप थोड़ा सा ऑप्शन में ये है, ये बी होना चाहिए, आपका सी होना चाहिए, सी मान लीजिएगा। तो भारतेंदु युग से हुआ है। क्या हुआ है? भारतेंदु से और भारतेंदु के सहयोगियों से, मतलब भारतेंदु युग से ही हिंदी में निबंध का जो है आरंभ प्रारंभ हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंध के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। इसमें आपको बताना है कि इसमें असत्य कथन आपका कौन सा है। तो निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन एवं एसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है। निबंध शब्दों का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या व्यक्तित्व का गुण नहीं होता है। अब देखिए पूछा क्या गया है, असत्य कथन क्या है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, ये बिल्कुल सही है, ये सही है, ये सही है और ये वाला आपका जो है गलत है। आप कहेंगे कैसे? चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ये प्रश्न कहां पे है। निबंध के संदर्भ में असत्य कथन, फिर से देख लीजिए, असत्य कथन पूछा जा रहा है और यहां पे क्या कहा गया है कि व्यक्तित्व या व्यक्तित्वता का गुण नहीं होता है। व्यक्तित्व या व्यक्तित्वता का गुण इसमें नहीं होता है। अब हम चलते हैं पैराग्राफ की ओर। देखिए इसमें हमका क्या दिया गया है, पैराग्राफ में हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे, इनमें व्यक्तित्व या व्यक्तित्वता का गुण सर्वप्रधान है। मतलब यहां पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि उनमें व्यक्तित्व या व्यक्तित्वता का गुण होता है, सर्वप्रधान है, मतलब सबसे पहले रखा जाता है। जबकि आपको वहां पे ऑप्शन के तौर पर क्या दिया गया है, आपको ऑप्शन पे दिया गया है कि निबंध का गुण नहीं होता है व्यक्तित्व और व्यक्तित्वता का। देखिए यहाँ पे आप आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, यही चल रहा था। तो वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या व्यक्तित्वता का गुण नहीं होता है, जबकि वहां पे क्या आपको बताया गया है कि गुण सर्वप्रधान होता है। तो यही आपका ऑप्शन क्या है, असत्य। और पूछा क्या जा रहा था, असत्य ही तो पूछा गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मनुष्य। देखिए ये प्रश्न जो है आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है भाई? साहित्य है, निबंध है, स्वाधीनता है या इतिहास बोध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा स्वाधीनता। क्या होगा? स्वाधीनता। बिल्कुल, आधुनिक मनुष्य का जो केंद्रीय भाव है वह स्वाधीनता है। इसका केंद्रीय भाव मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि बिल्कुल जो केंद्रीय भाव है वो स्वाधीनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। गद्य काव्य विधा का प्रचलन भारतेंदु युग से होता है। हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। बिल्कुल सही है। भारतेंदु युग का निबंध प्राचीन संस्कृत साहित्य के निबंधों का विकास है। भारतेंदु युग का साहित्य सिर्फ इतिहास बोध के कारण आधुनिक नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी ही होगा। ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आपको पूरी तरीके से ये समझ में टॉपिक आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल पे क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और स्वार्थी तो बिल्कुल ना बनिए। आप सभी स्वार्थी हो। आप पूछ रहे होगे कि गुरुजी क्यों कह रहे हो स्वार्थी। अरे भाई आपका भला हो रहा है, आप वीडियो देख रहे हो, अच्छे खासे प्रश्न आपको मिल पा रहे हैं, तो क्या आप अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर नहीं करोगे? स्वार्थी होगे वही लड़का नहीं करेगा, वही लड़कियां नहीं करती हैं। सहेली को भेज देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी ऐसे प्रश्नों को जान जाए। लेकिन करिए। क्यों करिए? क्योंकि जब आप अच्छा करते हो तो ईश्वर आपके साथ भी अच्छा करता है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो आप लोग भी कम से कम शेयर करिए, जिससे क्या हो, जिससे जो आपके फ्रेंड सर्किल के बच्चे हैं, जो आपके ही फ्रेंड सर्किल के और लोग हैं, वो भी भाई बहन कम से कम इस वीडियो से लाभान्वित हों। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। तत्सम है, तुरंत है, तत्कालीन है या तत्काल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, बिल्कुल तत्काल। उसी समय का, तो उसी समय का जो एक शब्द में हम अगर उसको कहते हैं तो कहा जाता है तत्कालीन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं, कहा जाता है कि भैया जो है भारत पाकिस्तान का जो है युद्ध हुआ था 1971 में, ठीक है, याद आया। उस वक्त का प्रधानमंत्री कौन था? तो कहते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था? तो कहते हैं तत्कालीन मतलब उसी समय का। अब देखिए उसी समय का मतलब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जंग हुआ, तो हमने पूछा भैया तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था? तो कहा गया इंदिरा गांधी थी। तो ये है उसी समय, मतलब उसी समय मतलब तत्कालीन। समझ में आया ना? चलिए समझ में आ गया होगा।
नहीं समझ में आया है तो तसल्ली का तसला लेके बैठो, एक बार फिर से देखना वीडियो, बिल्कुल समझ में तब आपको आएगा। देखिए कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो थोड़ा फास्ट होते हैं, एक बेस्ट लर्नर माना जाता है, जिनको कहा जाता है कि भैया ये लर्नर क्या है, ये थोड़ा सा गुड लर्नर है। और कुछ क्या होते हैं जिनमें फास्ट नहीं होते हैं, वो 5G की स्पीड से नहीं चलते हैं, वो 4G चलते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं। तो भैया आप जो है 5G वाले हो कि 4G वाले हो, ये तो आप ही जानते हो कि अगर आप एक ही बार में समझ गए बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाते चलिए। अगर वीडियो नहीं समझ आ रही एक बार फिर से देखिए, जब आप सेकंड टाइम देखते हो हर एक चीजें, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने लगता है। तो क्यों नहीं देख सकते हैं, कोई जरूरी है कि जाकर के हम वीडियो पे जो है आज देखेंगे दिल जले, अरे दिल जले बनना बाद में बनना, फिलहाल क्या कर लो, इंतकाम दिखा दो। जिसने धोखा दिया है उसको क्या करना है आपको, बिल्कुल बन करके कुछ दिखा देना। नहीं बनोगे तो हमेशा जीवन भर यही होगा, अच्छा किया था छोड़ दिया था, साला देख रहे हो कुछ हो नहीं पाया, तो फिर गाली ही खाओगे। क्या चाहते हो, अभी तक तो गाली खाए हो, जीवन में जो और बचे हुए दिन है उसमें भी गाली खाना चाहते हो। खाना चाहते हो तो भाई कोई बात नहीं चाहते हो तो भैया थोड़ा सा तो मेहनत करना होगा। तो प्रश्न है हमारा, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सकर्मक कहते हैं, पूर्वकालिक कहते हैं, कृदंत कहते हैं या नाम धातु कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली जो क्रिया होती है उससे हम क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। देखिए प्रत्यय क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। यहाँ पे प्रत्यय शब्द एक आया है, तो प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो शब्द रचना के निमित्त शब्द के पीछे लगाया जाता है। मतलब जैसे एक एग्जांपल लेकर के हम इस चीज को आपको क्लियर करते हैं। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है बुढ़ापा, जैसे बुढ़ापा। अब देखिए इसमें क्या है, पा आपका क्या हो जाता है, तो पा प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि ये उस शब्द के निमित्त मात्र लगाया गया, मतलब उसके पीछे जो है लगा करके एक दूसरा, देखिए एक भाव बन गया, एक दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच बन जाता है, एक दूसरा शब्द संज्ञा बन जाता है। तो आपको समझ में आया कि प्रत्यय क्या कहते हैं? प्रत्यय उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो शब्द रचना के निमित्त शब्द के पीछे लगाया जाता है, वो प्रत्यय होता है। जो आगे लगाया जाए उसे उपसर्ग दोस्तों कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको हम प्रीफिक्स और सफिक्स के नाम से जानते हैं। तो प्रत्यय को हम अंग्रेजी में सफिक्स बोलते हैं, जो कि पीछे लगता है, शब्द रचना के पीछे लगता है। जैसे आपको मैंने बोला, जैसे बुढ़ापा में क्या हो गया आपका, पा जो है ये प्रत्यय है और पा लगा करके हमने इसको बुढ़ापा बना दिया। तो कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली जो क्रिया होती है उसी को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्ययों के संयोग से जो बनने वाली क्रिया होती है उसे हम कृदंत कहते हैं। जैसे जात में अक लगाया गया तो क्या बन गया, देखिए जैसे जात में आपने क्या लगाया, अक लगाया, तो क्या बन गया, जातक। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो जाता है यहाँ पे ये कृदंत हो गया। क्या हो गया, कृदंत हो गया। समझ में आया? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपनी भूल कर करतल युगल में मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे उठ वो गए उठ कर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? भैया ये तो पढ़ने में ही लग रहा है कि एकदम बिल्कुल रौद्र रूप धारण कर रहे हैं। तो जो है जब रौद्र रूप ही धारण कर रहे हैं तो कौन सा रस होगा? अरे भैया बिल्कुल रौद्र रस ही होने वाला है। तो अब रौद्र रस कहते किससे हैं? देखिए हर एक चीज को कम से कम उस चीज को समझिए कि आखिर वो है क्या। तो जब किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के कारण जो भाव उत्पन्न होता है वहां क्या होता है, वहां रौद्र रस होता है। और इसका स्थायी भाव जानते हैं क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध होता है। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा ऐसे ही समझाते हैं। आप बहुत शांत थे, अब देखिए आपको रौद्र रूप में लेके आए। कैसे लेके आते हैं लोग? आप कहीं जा रहे हैं मूवी देखने, बहुत माइंड फ्रेश है, चिड़िया आपके साथ में है, आई मीन टू से दैट आपकी जीएफ, तो वो आपके साथ जा रही है, आप बड़ा खुश हैं, लेकिन किसी तीसरे को अच्छी नहीं लगी कि यार देखो मेरे पास तो नहीं है, इसके पास है, ये लेके जा रहा है सोना बाबू अपना, क्या करें, इसको भी डिस्टर्ब करते हैं। अब उसने कुछ ऐसी बात कह दी कि क्या हुआ, आपको गुस्सा आ गई। पूरा जो बना बनाया आपका प्लान था कि आज जाएंगे मूवी देखेंगे, टहलेंगे, घूमेंगे, पिक्चर बनाएंगे, ये वो बहुत सारे जो आपके ड्रीम थे उस दिन को लेकर के कि 12 घंटे में आज बहुत दिन के बाद ये प्लान करने मिला है, लेकिन आपको रौद्र में कौन ले आया? आपका क्रोध, क्योंकि उसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। तो क्रोध के कारण ही तो जो है रौद्र में आप आए, गुस्से में आए हो। तो स्थायी भाव भी आपके समझ में आ गया और ये भी आपके समझ में आ गया होगा कि क्या होता है आपका रौद्र रस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा, निम्नलिखित में होना चाहिए यहाँ पे बाय द वे, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? देखिए पूर्ण विराम बिल्कुल सही है, अल्प विराम
हाँ ठीक है। योजक चिन्ह गलत है, उद्धरण चिन्ह सही है, क्योंकि योजक चिन्ह जानते हैं कैसे बनता है, ऐसे बनता है। माइनस का चिन्ह जानते हैं गणित में भैया, बिल्कुल माइनस के चिन्ह जानते होंगे, बिल्कुल वही योजक चिन्ह की तरह होता है। जैसे आप जब भी लिखते हो पापा मम्मी, पापा मम्मी, तो क्या लगाते हो आप, ये योजक चिन्ह लगाते हो। पाप पुण्य, ठीक है, जैसे पाप पुण्य, भाई बहन, छोटा बड़ा, ये सब क्या है, इसके बीच में आप कौन सा चिन्ह लगाते हो, योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह समझ में आया। बाकी उद्धरण चिन्ह जानते हो ना, जिसको आप बोलते हो 66 और 99 वाला। बहुत सारे बच्चे इसको 66 और 99 बचपने में पढ़े होंगे, 6, 7, 8 में आपको टीचर से ही बताए होंगे। 66 लिख दो तो और 99 लिख दो, ये उद्धरण चिन्ह हो गया। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कामा। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, नाम श्याम है, जिसका, इसका, उसका, किसका, क्या भरे भैया, इस खाली जगह पे हम क्या भर दें? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, सॉरी यहां पे जो है इसका, हाँ बिल्कुल, क्या होगा, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, उसका होना चाहिए यहाँ पे। सॉरी क्या होगा आपका, यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल उसका शब्द जो है यहाँ पे भरा जाएगा। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है, इसका नहीं होगा, उसका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, या महादेवी वर्मा जी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बिल्कुल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भोर विहान निशांत, ठीक है, ये बताना है कि निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, भोर हो गया, विहान हो गया, निशांत हो गया, सवेरा हो गया, प्रातः काल हो गया, ठीक है, उषा काल हो गया, ये सभी किसके हैं? तो भैया ये सभी प्रभात के क्या है, पर्यायवाची शब्द है। देखिए, भोर हो गया, विहान हो गया, निशांत हो गया, इसके अलावा आपका सवेरा हो गया, प्रातः काल हो गया, उषा काल आपका हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी आपके पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? पर्याय, इसके प्रभात के। समझ में आया? तो ये थे हमारे कुछ अति महत्वपूर्ण 19 प्रश्न, क्योंकि आपके 37 प्रश्न, टोटल कितने प्रश्न आते हैं दोस्तों? तो 37 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं हिंदी से संबंधित। आज मैंने आपको इस पार्ट 1 में 19 प्रश्न दिए हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको 18 प्रश्न दूंगा, जिससे ये 37 हो जाएगा। मैं इसलिए ज्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचता हूं कि आप भी थके ना, मैं भी ना थकूं, काम चलता रहे। और जब आपका पेपर बहुत नजदीक आएगा, फिर आपको मैं ये पूरी 37 प्रश्नों का ही एक पूरा सीरीज देने का पूरा सफल प्रयास करूंगा। बहुत वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो क्या करिए, लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।